नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। ऑप्टिकल एम्पलीफायर्स के चैप्टर्स में हम आज देखेंगे ईडीएफए की वर्किंग। लेकिन उससे पहले आप सभी को नमस्कार। माता पिता के चरणों में, गुरुजनों के चरणों में सादर आचरण वंदन। तो आइए टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। उससे पहले देखते हैं कि आज का सुविचार क्या है। जब प्राप्त तुम्हें सब सत्व, यहाँ फिर जा सकता वह तत्सत्व कहाँ। तुम स्वत्व सुधार रस पान करो, उठ के अमृत विधान करो। देव रूप रहो भव कानन को, न रहो न निराश करो मन को। मैथिली शरण गुप्त जी की पंक्तियों के साथ आइए शुरुआत करते हैं। पिछले टॉपिक में हमने देखा था कि सेमीकंडक्टर ऑप्टिकल एम्पलीफायर्स कैसे कार्य करता है, उसका कार्य का सिद्धांत, संरचना और अभिलक्षण का अध्ययन किया था। जिन बच्चों ने नहीं देखा वो पिछला टॉपिक जरूर देख लें। आइए आज देखते हैं इर्बियम डोप्ड फाइबर एम्पलीफायर्स, ईडीएफए की बात करते हैं। जनरल वर्किंग प्रिंसिपल पहले देखते हैं। एन ऑप्टिकल एम्पलीफायर जनरली कंसिस्ट ऑफ एन एक्टिव मीडियम विच इज एक्साइटेड बाय ए पंप सोर्स। ये आपने चित्र देखा था, पहले भी चित्र देख चुके हैं। इसमें इनपुट सिग्नल देखिए यहाँ पर लगा हुआ है, ठीक है, और एक्टिव मीडियम होता है। यहाँ पर फाइबर टू एम्पलीफायर कपलर्स ये दो लगे हुए हैं, और ये पंप सोर्स है। ये एक्टिव मीडियम को पंप सोर्स एनर्जी देता है, ठीक है। जो सिग्नल यहाँ पर ऑप्टिकल सिग्नल जाता है वो एम्पलीफाइड होकर के फिर दूसरे सिरे से बाहर निकल आता है। तो ये नॉर्मल वर्किंग है। पॉपुलेशन इन्वर्जन की प्रक्रिया होती है, स्टिमुलेटेड एमिशन होता है, आपने देखा था पिछले उसमें। तो यहाँ पर एक बार रिवाइज कर लेते हैं। द इंसिडेंट ऑप्टिकल सिग्नल इज देन कपल्ड टू दिस एक्टिव मीडियम via fiber to amplifier coupler, and the optical signal gets amplified inside the medium by virtue of stimulated emission। तो यहाँ पर हमने देखा था कि ऑप्टिकल सिग्नल जो है वो फाइबर टू एम्पलीफायर कपलर्स के थ्रू एक्टिव मीडियम में प्रवेश करता है। फिर एक्टिव मीडियम में ये यहाँ पर ये एनर्जाइज किया जाता है पंप सोर्स के द्वारा, और एनर्जाइज होने के पश्चात पुनः जो है एक्टिव मीडियम से बाहर निकलते समय फाइबर टू एम्पलीफायर कपलर का प्रयोग किया जाता है, और पुनः फाइबर के अंदर ही एम्पलीफाइड आउटपुट भेज दिया जाता है। तो यही चीज़ बताई गई है। द ऑप्टिकल सिग्नल गेट्स एम्पलीफाइड इनसाइड द मीडियम बाय वर्च्यू ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन। तो स्टिमुलेटेड एमिशन की प्रक्रिया होती है, एंड द एम्पलीफाइड ऑप्टिकल आउटपुट इज देन रिकपल्ड टू द ऑप्टिकल फाइबर वाया फाइबर टू एम्पलीफायर कपलर्स, ठीक है। व्हेन एन इनपुट ऑप्टिकल सिग्नल ट्रेवल्स थ्रू द एक्टिव मीडियम, the power from the pump gets transferred to the signal power, and thus we obtain the amplified output। तो ये चीज़ हमने पिछले उसमें देख भी ली थी, समझ भी लिया था कि यहाँ पर एक्टिव माध्यम में जो है वहाँ पंप सोर्स के द्वारा सिग्नल को एनर्जाइज किया जाता है और स्टिमुलेटेड एमिशन की प्रक्रिया होती है इसमें। तो ये हमने देखा था। अब इर्बियम डोप्ड एम्पलीफायर में क्या खास बात होती है इसके बारे में अध्ययन करते हैं। एक्टिव मीडियम का एनर्जी लेवल संरचना इस प्रकार होनी चाहिए कि फॉरबिडन एनर्जी बैंड गैप का मान इनकमिंग फोटॉन्स की ऊर्जा के बराबर होना चाहिए, जिससे कि स्टिमुलेटेड एमिशन की प्रक्रिया संभव हो सके, प्रारंभ की जा सके। तो देखिए जो एनर्जी बैंड गैप होता है, जो हमारा एक्टिव मीडियम होता है, तो एक्टिव मीडियम का एनर्जी लेवल संरचना ऐसी होनी चाहिए। हमें मतलब खास बात किस पर फोकस करना है कि एक्टिव मीडियम का एनर्जी लेवल क्या होना चाहिए। एक्टिव मीडियम का एनर्जी लेवल संरचना इस प्रकार होनी चाहिए कि फॉरबिडन एनर्जी बैंड गैप का मान इनकमिंग फोटॉन्स की ऊर्जा के बराबर होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो हमें स्टिमुलेटेड एमिशन की प्रक्रिया प्रारंभ करने में प्रारंभ नहीं हो पाएगी, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, ये मान बराबर होने चाहिए। तो इसके लिए क्या तरीका है। अतः ऑप्टिकल एम्पलीफायर को बनाते समय एम्पलीफायर में एक्टिव माध्यम हेतु उचित पदार्थ का चयन अत्यंत आवश्यक हो जाता है। तो हमें एक पर्टिकुलर मटेरियल चूज करना पड़ेगा। यह पदार्थ सीधे अथवा मूल पदार्थ में उचित परिवर्तन या ट्रीटमेंट करके उपयोग में लाया जा सकता है। तो अब हम इसको कैसे प्राप्त करेंगे। ये जो एक्टिव मीडियम में हम चेंजेस जो लाना चाह रहे हैं कि वो एनर्जी बैंड गैप ऐसा बन जाए कि इनकमिंग फोटॉन्स की एनर्जी, ताकि वो सेम वेवलेंथ पर हो जाए। ये पर्टिकुलर पर्पज़ ये है कि सेम वेवलेंथ पर मिल जाए हमें। तो इसके लिए क्या है, या तो आप फाइबर के पदार्थ में कुछ ट्रीटमेंट कर दें और उसमें ऐसा चेंज ले आएँ, या डायरेक्ट ऐसा मटेरियल यूज़ कर लें जिसका बैंड गैप इस टाइप का हो जो कि इनकमिंग फोटॉन से मैच कर रहा हो। अब ईडीएफए एक ऐसा एम्पलीफायर है जिसमें सामान्य ऑप्टिकल फाइबर के कोर के पदार्थ में इर्बियम 3 की डोपिंग किया जाती है। देखिए बेसिकली क्या है कि अगर हम एक्टिव माध्यम जो हम बना रहे हैं उसमें हम ऑप्टिकल फाइबर में रेयर अर्थ एलिमेंट्स
से लाइटली डोप्ड करके बना सकते हैं। और लाइटली डोप्ड का मतलब है लगभग 10⁻³ पार्ट्स पर मिलियन वेट के अकॉर्डिंग हम इसमें अशुद्धि मिला सकते हैं। और इनकी लंबाई लगभग 10 से 30 मीटर तक रखते हैं। अब रेयर अर्थ एलिमेंट में इर्बियम एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। ये ट्रियम भी यूज़ कर सकते हैं और थ्यूलियम भी यूज़ कर सकते हैं या प्रेसोडीमियम भी यूज़ कर सकते हैं। और मूल पदार्थ क्या होता है इसमें? मूल पदार्थ मतलब जो हम फाइबर में यूज़ कर रहे हैं वो क्या है? स्टैंडर्ड फाइबर सिलिका, फ्लोराइड बेस्ड सिलिका या टेलुराइट ग्लास होता है। तो ये जो स्टैंडर्ड पदार्थ है उसमें या तो आप इनकी डोपिंग करेंगे। तो नॉर्मली EDFA में क्या होता है कि इर्बियम 3+ की डोपिंग की जाती है। ठीक है, इस प्रकार डोप्ड किए गए ऑप्टिकल फाइबर कोर का एनर्जी बैंड अब कैसा बनेगा, इसको हम चित्र में आगे देखते हैं। देखिए, कुछ ऐसा एनर्जी बैंड बन जाता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ग्राउंड स्टेट, इसका थोड़ा सा हम देख लेते हैं। ये ग्राउंड स्टेट है, ठीक। यहाँ पर एनर्जी लेवल एक यहाँ पर शो कर रखा है। इसको आप ग्राउंड स्टेट एनर्जी लेवल मान सकते हैं, इसको E1 लेवल मान लीजिए, इसको E2 लेवल मान लीजिए। ठीक है, तो ये कुछ यहाँ पर एक बैंड बना रखा है। ठीक है, एक बैंड यहाँ पर छोटा सा बैंड बना हुआ है और एक ग्राउंड स्टेट का बैंड हो गया। ठीक है, अब इसकी EDFA में एम्प्लीफिकेशन मैकेनिज्म कैसे होता है, इस चीज़ को समझ सकते हैं हम। देखिए, यहाँ से पहला स्टेप क्या है, मैं स्टेप बाय स्टेप इसकी बात करते हैं। जैसे ही हम ग्राउंड स्टेट के इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनको हम पंपिंग करेंगे और पंपिंग के द्वारा कहाँ, पंप बैंड पर पहुँचा देंगे इनको। ठीक है, पंप लेज़र 980 नैनोमीटर का फोटोन एमिट करता है जो आयंस को एक्साइट करके उसे ग्राउंड स्टेट से पंप लेवल तक पहुंचा देता है। ये 980 नैनोमीटर की अभी हम बात करेंगे आगे कि इसी वेवलेंथ का क्यों यूज़ करता है, उसके भी हम अभी बात करेंगे। ठीक है, अब पंप लेवल की एक्साइटेड आयंस तेज़ी से डिके करके पंप बैंड से मेटास्टेबल बैंड में आ जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये कहाँ कूद करके जा रहे हैं, ये मेटास्टेबल बैंड में आते हैं। बेसिकली यहाँ पर क्या हो रहा है, ये क्यों आ जाते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर पंप बैंड में जो इलेक्ट्रॉन्स आए हुए हैं वो बहुत उच्च ऊर्जा वाले हो जाते हैं। ठीक है, अब वो अनस्टेबल स्टेट रहती है उनकी, तो तुरंत वो स्टेबल स्टेट में जाना चाहते हैं। स्टेबल स्टेट में जाने के लिए वो क्या करेंगे, अपनी एनर्जी लूज़ करेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक जब ये डिके होता है तो इसको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस डिके, स्पॉन्टेनियस एमिशन होता है। ठीक है, तो ये स्पॉन्टेनियस एमिशन, देखिए अब ये एक तरीका ये कि भाई 1 नंबर या मतलब पंप बैंड से सीधे ग्राउंड स्टेट में है। तो यहाँ से यहाँ तक आप देख रहे हैं कि ह्यूज बहुत बड़ा एनर्जी बैंड गैप है। तो अगर इन्हें बीच की कोई स्टेट मिल जाए, जैसे यहाँ पर हमारे बना रखे है, यहाँ पर हमने क्रिएट कर रखा है मेटास्टेबल बैंड। ठीक है, तो यहाँ बीच का एक बैंड मिल गया, तो यहाँ से और यहाँ तक का एनर्जी बैंड गैप जो है वो छोटा एनर्जी बैंड गैप है। तो थोड़ी सी एनर्जी लूज करके फटाक से ये लोग जितने पंप बैंड के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो स्पॉन्टेनियस एमिशन के द्वारा इस मेटास्टेबल बैंड में आ जाते हैं। क्लियर, ये बात हो गई। तो पंप लेवल के एक्साइटेड आयंस तेजी से डिके करके पंप बैंड से मेटास्टेबल बैंड में आ जाते हैं। यह डिके नॉन रेडिएटिव टाइप का होता है। ठीक है, तथा एक्सेस एनर्जी फाइबर में मैकेनिकल वाइब्रेशंस के रूप में रिलीज हो जाती है। तो वहाँ पर मैकेनिकल वाइब्रेशंस फाइबर में क्रिएट हो जाएंगे। मेटास्टेबल बैंड में इलेक्ट्रॉन्स की लाइफ टाइम लगभग 10 नैनोसेकंड होती है और यहीं पर पॉपुलेशन इन्वर्जन की प्रक्रिया होती है। अब देखिए, पॉपुलेशन इन्वर्जन कहाँ होगा, ये मैंने आपको बताया कि आप चलो इसका E2 लेवल मान लीजिए, E2। ठीक है, और ये वाला जो बैंड है ये E0 मान लीजिए या E1 मान लीजिए, इसको E1 कर लेते हैं, इसको ये E0, ये E1 और ये E2 ऊपर वाला। ठीक है, अब जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एट E1 इज ग्रेटर देन E0 हो जाता है तो ये स्थिति कहलाती है पॉपुलेशन इन्वर्जन की। ठीक है, कौन कौन से स्टेट के बीच में पॉपुलेशन इन्वर्जन हुआ, E1 और E0 के बीच में पॉपुलेशन इन्वर्जन हो गया है। क्लियर है, तो अब इलेक्ट्रॉन्स मेटास्टेबल बैंड के लाइटली अब होगा क्या कि पंप वेवलेंथ, देखिए अन्य संभव पंप वेवलेंथ 1480 नैनोमीटर का, तो यहाँ पर एक दिखा रखा है
कि अन्य संभव पंप वेवलेंथ 1480 नैनोमीटर का होता है। इस पंप फोटोन की ऊर्जा सिग्नल फोटोन की ऊर्जा के समरूप रहती है, लेकिन थोड़ी उच्च रहती है। 1480 नैनोमीटर वेवलेंथ वाला पंप फोटोन वेवलेंथ को ग्राउंड स्टेट से एक्साइट करके सीधे लाइटली पॉपुलेटेड मेटास्टेबल बैंड में के टॉप लेवल डी पर पहुंचा देते हैं। अच्छा, अब ये मेटास्टेबल में क्या है, आप देख रहे हैं ये पूरा बैंड बना हुआ है, ठीक है। तो एक ये लोअर वाला पार्ट हो गया इसका, और ये जो पार्ट हो गया मेटास्टेबल का अपर वाला पार्ट हो गया, ठीक है। ये अपर लेवल हो गया ये वाला, और ये लोअर लेवल हो गया, ठीक। तो जो अगर आप 1480 नैनोमीटर का पंप वेवलेंथ यूज़ कर रहे हैं, तो वो आपको इलेक्ट्रॉन्स को ये अपर लेवल पर, डी लेवल पर पहुंचाता है इलेक्ट्रॉन्स को सीधे, ठीक है। अब क्या स्थिति हो रही है, अब इलेक्ट्रॉन्स मेटास्टेबल बैंड के लाइटली पॉपुलेटेड डी से मोर पॉपुलेटेड सी पर आते हैं। ये देखिए 14 नंबर का जो ट्रांजिशन हो रहा है, डीके टू लोअर स्टेट, ये जो दिखा रखा है 4 नंबर का, सॉरी 14 बोल रहा हूँ मैं, 4 नंबर का जो डीके आप दिखा रखा है क्या है, ये मेटास्टेबल की अपर लेवल, इसको आप मान लीजिए डी लेवल, ठीक है। इसको मान लीजिए सी लेवल, इसको मान लीजिए बी, और इसको मान लीजिए ए लेवल, ठीक है। ये 4 हमने क्लासीफाई थोड़ा सा कर दिए समझने के लिए। तो अब ये डी वाले ऊपर वाले लेवल के इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जा रहे हैं, इस सी वाले लेवल पर, नीचे वाले लेवल पर आ रहे हैं। ये जो डीके टू लोअर स्टेट हमने यहाँ पर शो किया हुआ है। तो अब इलेक्ट्रॉन्स मेटास्टेबल बैंड से लाइटली पॉपुलेटेड डी से मोर पॉपुलेटेड लेवल सी पर आते हैं। अब देखिए, क्योंकि यहाँ से सी और डी के बीच में भी जो बैंड गैप या एनर्जी डिफरेंस है वो बहुत कम होता है, तो तुरंत ही यहाँ से मतलब डी से और सी में वो इलेक्ट्रॉन्स फटाफट कूद करके आ जाते हैं, ठीक है। कुछ आयंस जो मेटास्टेबल लेवल पर हैं वह स्वतः डीके होकर ग्राउंड स्टेट में जाते हैं। यह डीके प्रक्रिया को स्पॉन्टेनियस एमिशन कहलाते हैं। तो स्पॉन्टेनियस एक कहाँ हुआ, 1 से डी में या सी में गए या मेटास्टेबल लेवल पर पहुँचे, ये भी एक स्पॉन्टेनियस एमिशन हुआ। और दूसरा स्पॉन्टेनियस एमिशन क्या पॉसिबिलिटी बनती है कि मेटास्टेबल से बी या ए पर कहीं पर इसी ए से बी वाले बैंड में चले गए, तो वो भी एक स्पॉन्टेनियस एमिशन की प्रक्रिया हो सकती है, ठीक है। जब सिग्नल फोटोन की ऊर्जा ग्राउंड स्टेट तथा मेटास्टेबल स्टेट के बैंड गैप के समतुल्य हो, तब आयंस द्वारा कुछ फोटोन्स को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है तथा आयंस ग्राउंड स्टेट से मेटास्टेबल तक पहुंच जाते हैं। इस प्रक्रिया को स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन कहा जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप क्या समझें कि यहाँ जो मेटास्टेबल स्टेट है, यहीं पर ही जो इनकमिंग सिग्नल के फोटोन्स हैं वो यहाँ जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनसे एनर्जी एब्जॉर्व करते हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एनर्जी उनको दे करके वापस अपना ग्राउंड स्टेट में बी लेवल या ए लेवल में पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन कहा जाता है। यहाँ सिग्नल फोटोन एक्साइटेड आयन को ट्रिगर करता है, जिसमें वह ग्राउंड स्टेट में आ जाता है और यह एक नए फोटोन को उत्सर्जित करता है। नए उत्सर्जित फोटोन की ऊर्जा वेव वेक्टर तथा पोलराइजेशन इनकमिंग फोटोन के जैसा ही होता है। इस प्रक्रिया को स्टिमुलेटेड एमिशन कहते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आपको स्टिमुलेटेड एमिशन मिल रहा है। तो आइए एक बार समराइज़ कर लेते हैं हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं अभी स्टेप बाय स्टेप। EDFA में प्रवर्धन की प्रक्रिया एनर्जी बैंड डायग्राम के अनुसार जो व्याख्या हम समझ रहे थे वो है, एनर्जी बैंड डायग्राम से पता चल रहा है कि मेटास्टेबल स्टेट और ग्राउंड स्टेट के मध्य ऊर्जा का अंतर 1550 नैनोमीटर वेवलेंथ E=hc और लैम्डा से हम निकाल सकते हैं को दर्शाती है। इसलिए EDFA 1550 नैनोमीटर ऑप्टिकल कम्युनिकेशन विंडो पर कार्य करता है। अब चूंकि EDFA के लिए देखिए यहाँ पर अगर हम ये चीज़ मैं आपको नोटिफाई कराना मिस हो गया तो यहाँ अगर आप ध्यान दें, ये देखिए यहाँ जो डिफरेंस आ रहा है ये 1550 नैनोमीटर का डिफरेंस है। ये तो ये जो चेंजेस, ये जो एनर्जी बैंड डिफरेंस है 1550 होने के कारण ही EDFA जो है किस ऑप्टिकल कम्युनिकेशन विंडो पर कार्य करता है, 1550 नैनोमीटर ऑप्टिकल कम्युनिकेशन विंडो पर कार्य करता है। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। EDFA में मेटास्टेबल स्टेट लेसिंग लेवल की भांति कार्य करता है। उच्च ऊर्जा में आने के पश्चात अधिकतर इलेक्ट्रॉन्स स्पॉन्टेनियस एमिशन करते हैं मेटास्टेबल स्टेट में एकत्रित हो जाते हैं। तो अभी हमने देखा था पंपिंग करके कहाँ पहुँचे थे, वो 1 नंबर पंप बैंड में पहुँच गए थे और पंप बैंड से फिर 2 नंबर के जो फास्ट नॉन रेडिटिव डीके जो हमने पॉइंट 2 दिखा रखा था वो मेटास्टेबल स्टेट में आ जाते हैं। तो यहाँ पर हमने बताया था कि स्पॉन्टेनियस एमिशन होता है, ठीक है।
इसी अब मेटास्टेबल स्टेट में आ गए। इसी मेटास्टेबल स्टेट में ये इलेक्ट्रॉन इंसिडेंट ऑप्टिकल फोटॉन्स के द्वारा स्टिमुलेटेड एमिशन की प्रक्रिया करते हैं और तब एम्पलीफायर द्वारा प्रवर्धित होकर के कोहेरेंट ऑप्टिकल आउटपुट प्राप्त होता है। तो यहीं पर ही आपका एम्पलीफिकेशन हो जाता है। जो इनकमिंग ऑप्टिकल सिग्नल के फोटॉन्स हैं जो आ रहे हैं, वो मेटास्टेबल स्टेट के इलेक्ट्रॉन उससे एनर्जी ऑब्जॉर्व कर लेते हैं, स्पॉन्टेनियस ऑब्जॉर्वेशन जिसको बोलते हैं, ऑब्जॉर्व कर लेते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स अपनी एनर्जी खो देता है और इलेक्ट्रॉन्स तो नीचे आ जाता है और फोटॉन्स जो हैं वो उसी वेवलेंथ के फोटॉन्स क्रिएट होकर के आपको आउटपुट में मिल जाते हैं। ठीक है। अब एक क्वेश्चन था हमने पीछे छोड़ा था कि वाई पंपिंग एट 980 नैनोमीटर। देखिए, पहली चीज़ ये है कि पंप जिससे हम कर रहे हैं, पंप फोटोन की ऊर्जा कितनी होनी चाहिए। पंप फोटोन की ऊर्जा का मान देखिए नॉर्मली क्या है कि पंप फोटोन की ऊर्जा सिग्नल फोटोन से अधिक होनी चाहिए, क्योंकि तभी वो एनर्जी के ट्रांसफ़र में हेल्प करेगा। अब अगर ऊर्जा का मान अधिक करेंगे तो E = hc और लैम्डा से लैम्डा का मान कम होना चाहिए, यानी कि पंप वेवलेंथ का मान सिग्नल वेवलेंथ से छोटा होना चाहिए। क्लियर है। अब छोटा तो होना चाहिए। अब 980 नैनोमीटर क्यों होना चाहिए इसकी बात करते हैं। अब यहाँ पर देखिए, हाउएवर ड्यू टू द वाइड नेचर ऑफ मेटास्टेबल बैंड 480 nanometer to 560 nanometer, two different types of pumping wavelengths may be possible. Visualize 980 nanometer pump and 400 nanometer pump as shown in the figure, जो आपने पीछे देख रखा था। But the use of 400 nanometer pump poses difficulties such as higher noise and lesser separation between pump and signal wavelength, and thereby creating possibility of interference. अब